पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिला अस्पताल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला दुर्ग शाखा दुर्ग के बैनर तले बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सेवा से बर्खास्त किए गए NHM के संविदा लैब टेक्नीशियन और संविदा स्टाफ नर्सों को पुनः सेवा में बहाल करने की मांग उठाई। संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सांकेतिक नारेबाजी कर प्रशासन पर का ध्यान आकर्षित किया। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवा संचालनालय स्तर पर कराए जाने तथा बर्खास्त कर्मचारियों को शीघ्र बहाल करने की मांग की है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मांग पर क्या फैसला लेता है। दुर्ग कलेक्ट्रेट में कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में PM राहत योजना एवं ई-डार प्रणाली के माध्यम प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के बाद घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर के भीतर त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। योजना को 112 आपातकालीन सेवा से जोड़ा गया है। अब सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि समय पर इलाज, बेहतर समन्वय और प्रभावी व्यवस्था के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सके। संदेश स्पष्ट है: सुरक्षित सड़क, त्वरित उपचार और सुरक्षित जीवन। भिलाई नगर पालिक निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अमृत चित्र 2.0 वुमेन फॉर ट्री योजना से जुड़ी 40 महिला स्व सहायता समूहों की 125 महिलाओं को बड़ी राहत मिली। 3 महीने से लंबित मानदेय का ऑनलाइन भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जारी किया गया। कार्यक्रम में विधायक रिकेश सिंह, निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक रिकेश सिंह ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए वृक्षारोपण अभियान को और आगे बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने महिलाओं से हरियाली बढ़ाने के अभियान को लगातार जारी रखने की अपील की। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने महिला समूह को आश्वस्त किया कि भविष्य में मानदेय भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। दुर्ग जिले में पुराने वैवाहिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दूसरी पत्नी अपने पति, बहन और जीजा के साथ पीड़िता के घर पहुंची और उसके साथ मारपीट करने के बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पीड़िता किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। घटना के बाद सुपेला थाना पुलिस ने दूसरी पत्नी परी खान, उसकी बहन मुस्कान और जीजा राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी लकी सरदार अभी भी फरार है। मामले की जांच में सामने आया कि लकी सरदार की पहली शादी शीतल वर्मा से हुई थी। दोनों के बीच विवाद के बाद अलगाव हो गया। इसके बाद लकी ने वर्ष 2025 में परी खान से प्रेम विवाह किया। पुराने रिश्तों को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है और मामले की विवेचना लगातार की जा रही है। भिलाई में एक सनसनीखेज हमले ने इलाके में दहशत फैला दी है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े सौरभ चंद्राकर के भांजे प्रखर चंद्राकर पर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा है। FIR के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर योगेश सूर्यवंशी पेट्रोल भरवाकर रिसाली से लौट रहे थे, तभी DPS चौक के पास पीछे से आए बाइक सवार युवकों ने उनके सिर पर बेसबॉल के डंडे से हमला कर दिया। पीड़ित ने किसी तरह बाइक संभाली, लेकिन आरोपियों ने पीछा करते हुए बाइक के पहिए में डंडा फंसा दिया, जिससे वो सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद चाकू, कटर और लाठी डंडों से लगातार हमला किया गया। योगेश के पैरों और गर्दन पर कई बार किए गए। गंभीर रूप से घायल योगेश को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर शंकराचार्य अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते उन पर जानलेवा हमला किया गया। भिलाई नगर पुलिस ने प्रखर चंद्र, हरीश यादव और अमन मूर्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में भविष्य की विकास नीति और सुशासन की नई दिशा तय करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर 3.0 शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय की चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप शासन व्यवस्था को भी निरंतर सीखना, स्वयं का मूल्यांकन करना और भविष्य के लिए तैयार रहना आवश्यक है। इस चिंतन शिविर में मंत्रिमंडल और विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच संवाद, अनुभवों का आदान प्रदान और नीति निर्माण पर गंभीर मंथन होगा। शिविर के दौरान कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, निवेश, पर्यटन, खेल, नवाचार, उभरती तकनीक, सुशासन संस्था सुधार, नेतृत्व, विकास और प्रभावी जनसेवा जैसे विषयों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन चर्चाओं के आधार पर शासन की प्राथमिकताओं को और मजबूत किया जाएगा, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नई रणनीति तैयार की जाएगी। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील में लगातार बारिश के बीच स्कूली बच्चे उफनती फुलझर नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। कई छोटे बच्चों को उनके परिजन पीठ पर बिठाकर नदी पार करा रहे हैं, जबकि कई छात्र तेज बहाव के बीच खुद ही जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों तक इसी रास्ते से SECL के भारी ट्रकों ने कोयले का परिवहन किया। लगातार दबाव और रखरखाव की कमी के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई और बरसात शुरू होने से पहले ही पूरी तरह जवाब दे गई। पुल टूटने के बाद SECL ने वैकल्पिक रपटा बनाने का काम शुरू किया, लेकिन अधूरा निर्माण बरसात में किसी काम का नहीं। इससे लोगों की परेशानी और खतरा दोनों बढ़ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदान शुरू होने के समय SECL ने सड़क, पुल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन करोड़ों रुपए का कोयला निकालने के बाद भी गांव की मूल समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। चेतावनी दी गई है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में देश भर के पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता, बेहतर सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभिन्न तकनीकी सत्रों में भाग लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियों और विशेषज्ञों के विचारों का अवलोकन किया। कार्यशाला के दौरान 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत छत्तीसगढ़ को कुल 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने की जानकारी साझा की गई है। सरकार का मानना है कि इस अनुदान से ग्राम पंचायतों की आधारभूत अधोसंरचना मजबूत होगी, नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण विकास कार्यों की नई गति मिलेगी। कोपरा नगर पंचायत कार्यालय में हुए घेराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत कार्यालय का घेराव किया था, जिसके दौरान कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। प्रदर्शन के दौरान कार्यालय में लगी नेम प्लेट, कंप्यूटर और दरवाजों को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद नगर पंचायत कोपरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा थाने में FIR दर्ज कराई गई। FIR के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और पार्षदों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को SDM न्यायालय में पेश किया गया है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन मोहला मानपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र में यही योजना महिलाओं के लिए मुसीबत बन गई है। मानपुर विकास खंड में पदस्थ महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशासनिक अधिकारियों ने गोबर पेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया और भरोसा दिलाया कि उनके बनाए गए पेंट की सरकारी खरीदी कराई जाएगी। महिलाओं ने बैंक से लाखों रुपए का ऋण लिया और करीब 12 लाख रुपए की लागत से प्राकृतिक गोबर पेंट तैयार किया। शुरुआत में लगभग 3.5 लाख रुपए का पेंट बिका, लेकिन महिलाओं को अब तक केवल 50,000 रुपए का ही भुगतान मिला है। बाकी भुगतान अटका हुआ है, जबकि लाखों रुपए का तैयार पेंट आज भी रिपा केंद्र में धूल फांक रहा है। बिक्री ठप होने से महिला समूह बैंक के कर्ज में डूब चुका है। महिलाओं का आरोप है कि जिन अधिकारियों ने रोजगार का सपना दिखाया, वही अब उनकी सुध लेने तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर।
देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में अगले 9 जुलाई तक लगातार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावनाएं जताई हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक बारिश का सिलसिला जारी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 9 जुलाई तक तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। उधर गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सूरत में ताप्ती नदी उफान पर है, जिसके कारण रांदेर और सिंगड़पोर को जोड़ने वाला कजवे पूरी तरह पानी में डूब गया है और आवाजाही रोक दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले कई दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। देश में ऑनलाइन पायरेसी पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को नोटिस जारी कर उन चैनलों और ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जहां बिना अनुमति फिल्में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट्स कंटेंट साझा किया जा रहा है। मंत्रालय ने टेलीग्राम को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि कॉपीराइट उल्लंघन रोकने के लिए प्लेटफॉर्म ने क्या क्या कदम उठाए हैं। ऑनलाइन पायरेसी की वजह से हर साल फिल्म इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म, टीवी ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। नई रिलीज फिल्में, वेब सीरीज लीक होने से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और डिजिटल स्ट्रीमिंग का कारोबार भी प्रभावित होता है। यदि तय समय सीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो केंद्र सरकार आगे और बड़े कदम उठा सकती है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़े तनाव और संभावित वैश्विक ईंधन संकट को देखते हुए दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई अहम फैसले लिए थे। इस फैसलों के तहत सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया, सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया और एक सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में 20% तक कटौती की थी। साथ ही हर सोमवार को मेट्रो मंडे मनाने का फैसला भी लिया गया था ताकि सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इसके अलावा निजी कंपनियों से भी अपील की गई थी कि वे 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर पुलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें। इससे ईंधन की बचत हो सके। अब सरकार का कहना है कि ईंधन संकट की स्थिति सामान्य होने के बाद यह विशेष व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और सभी सरकारी कार्यालय पहले की तरह सामान्य समय पर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा एक बार फिर वैश्विक चिंता का विषय बन गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि फ्रांस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने माइन काउंटर मेजर संसाधनों की तैनाती कर दी है। इस मिशन के तहत 2 माइनर हंटर, 2 फ्रिगेट और समुद्री गश्ती विमान भेजे गए हैं, जिसका उद्देश्य समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखना है और जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि फ्रांस अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस अहम जलमार्ग में सामान्य नौयान व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों और ओमान के सुल्तान के साथ बातचीत के बाद फ्रांस ने अपनी सैन्य तैनाती में बदलाव करने का फैसला लिया है। ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में शनिवार को लाखों लोग पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे। शिया परंपरा के अनुसार काले वस्त्र पहने लोगों ने छाती पीटकर मातम मनाया। इस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद, बदला बदला और खून बहेगा जैसे नारे भी सुनाई दिए। राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेना और पुलिस की भारी तैनाती के बीच अंतिम संस्कार की रस्में 3 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की ने शीर्ष नेताओं के बजाय अन्य प्रतिनिधियों को भेजा। अंतिम यात्रा तेहरान और कौम से शुरू होकर ईरान के करबला और नजफ होते हुए मशहद पहुंचेगी, जहां 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किए जाने की योजना है। वहीं कतर ने संकेत दिए हैं कि अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का अगला दौर शुरू हो सकता है। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।